यहाँ पे आपने एक्शन रिएक्शन की बात करते हो, लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल पे चेक करते हो ना, तो आपको एक्शन रिएक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। शूडो फोर्स देखो कहाँ पे लग रहा है, और आपको ऐसे लग रहा हो कि ना तो हमें पानी का मास पता है और ना यहाँ पे टाइम पता है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाए, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है माइंड। तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है ना, उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस हम करते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आपको बैलेंस क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको सबसे पहले बैलेंस करना है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस एरोप्लेन के इस पर्टिकुलर प्लेन में। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 5.27। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपका रिलेटेड है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस से रिलेटेड। तो बेसिकली आपको रिएक्शन फोर्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि हेलीकॉप्टर है जिसका मास आपको 1000 kg यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या है, एक हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, और इस हेलीकॉप्टर का वेट कितना दिया हुआ है, 1000 kg दिया हुआ है, राइट। इसको मैं कैपिटल एम से लिख देता हूँ। सिमिलरली इसके अंदर क्या है, क्रू भी है अंदर, पैसेंजर्स है अंदर। तो अंदर जो है उसका वेट क्या है, उसका वेट भी आपको दिया हुआ है। इसको स्मॉल एम से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये क्या है, 300 kg के वेट के साथ आपके पैसेंजर्स अंदर हैं, राइट। अब बोला क्या जाता है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करता है, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेशन आपको कितना दिया, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, राइट। अब हमें क्या बताना है कि जो रिएक्शन फोर्सेस है वो हमें बता दें, या फिर आप कह सकते हो कि इसके कुछ सेक्शन दिए हुए हैं। तो ए सेक्शन की बात करते हैं। इसमें बोला गया कि फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू। तो सबसे पहले देखिए हमें बताना क्या है कि ये आपका सरफेस है किसका, हेलीकॉप्टर, राइट। और यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या है, क्रू है, इसका 300 kg वेट दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि इस सरफेस के ऊपर ये क्रू कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये क्रू कुछ फोर्स लगाएगा ना, फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू, राइट। और ऊपर की डायरेक्शन में सरफेस भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये तो था एक्शन, और ये आर जो है वो आपका क्या है, रिएक्शन है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया ना। तो या तो आप एक्शन निकाल लीजिए या रिएक्शन निकाल लीजिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, राइट। तो हमें एक्शन निकालना है, तो एक्शन की बजाय हम रिएक्शन निकाल लेते हैं, काफी इजी रहेगा, राइट। तो सबसे पहले इस ऑप्शन, ये जो आपका पोर्शन है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब देखिए अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि आपका क्रू जो है इसके नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में आपका रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट भी हो रहा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, राइट। तो आप यहां से कह सकते हो कि रिएक्शन फोर्स आपका ज्यादा है, दैट्स व्हाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। बिकॉज हेलीकॉप्टर के साथ क्रू भी आपका ऊपर की डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि R माइनस mg, बिकॉज ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, इक्विवेलेंट फोर्स आपको चेक करना पड़ेगा। तो R ज्यादा है mg से, दैट्स व्हाई इट इज एक्सीलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो m इंटू एक्सीलरेशन विल बी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आप रिएक्शन फोर्स निकाल सकते हो इजीली। रिएक्शन कितना आया, mg प्लस a, राइट। तो यहां से मास आपको कितना है, 300। मास आपको कौन सा लेना है, ओनली क्रू का लेना है, हेलीकॉप्टर से कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल, राइट। सो 300 मल्टीप्लाई बाय इसको 10 ले लीजिए, और ये आपका 15 है, राइट। तो यहाँ से जस्ट आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी 750 न्यूटन वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, राइट। ये तो था आपका इनर्शियल फ्रेम से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। कहां से, इनर्शियल फ्रेम या ग्राउंड से आपने इसको सोल्व किया। आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी आप समझ सकते हो, राइट। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप कैसे समझ सकते हो उसके ऊपर, और इसको समझना काफी इजी रहेगा, राइट। इसमें हमने रिएक्शन और एक्शन रिएक्शन की बात करी। जब आप कहां पे हो, ये आपका सरफेस है और आप क्रू के साथ खड़े हो, राइट। तो
ऑब्जर्वर भी आपका एक्सीलेटेड फ्रेम में है, बिकॉज देखिए हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ एक्सीलेट हो रहा है, इट मींस क्रू भी एक्सीलेट हो रहा है। और अगर आप फ्रॉम हेलीकॉप्टर चेक करोगे तो आप भी एक्सीलेट हो रहे हो, इट मींस ये एक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। तो आप इस क्रू को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता है कि इसको कैसे चेक करते हैं, हमें नीचे की डायरेक्शन फोर्स निकालना है, राइट, बिकॉज हमें चेक करना है। यहाँ पे तो हमने रिएक्शन निकाल लिया, एक्शन रिएक्शन इक्वल हो गए, यहाँ पे हमें नीचे की डायरेक्शन में इक्विवेलेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए नीचे की डायरेक्शन में mg तो लगा ही लगा, राइट। अब नीचे की डायरेक्शन में अब हेलीकॉप्टर ऊपर एक्सीलेट हो रहा है, इट मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर की तरफ एक्सीलेट हो रहा है, इट मींस नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में सूडो फोर्स जो है, जो कि नॉन एक्सीलेटेड, जो आपका एक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में या फिर नॉन इनर्शियल केस में क्या जाता है, सूडो फोर्स वहां पे किया जाता है। अब देखिए टोटल की बात करें, एफ टोटल की बात करें और टोटल किधर की तरफ, डाउनवर्ड, तो कितना निकल के आता है, देखिए नीचे mg लग रहा है, नीचे सूडो लग रहा है। तो अब देखिए सूडो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एग्जैक्टली इक्वल किसके होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इतनी निकल के आ जाती है, जो कि एग्जैक्टली इक्वल किसके है, जहां से आपने इनर्शियल फ्रेम से वैल्यू निकाली 750, उतनी ही आपकी नॉन इनर्शियल से भी निकल के आती है, राइट। तो यहाँ पे आपने एक्शन रिएक्शन की बात करते हो, लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल पे चेक करते हो ना, तो आपको एक्शन रिएक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। सूडो फोर्स देखो कहाँ पे लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, और आपको टोटल नीचे की तरफ देखना है, तो उन दोनों को आप बैलेंस करके इजीली वहां पे निकाल सकते हो, राइट। तो ये काफी यहाँ पे इजी था। अब चेक करिए, आप कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हो दोनों में से। अब इसका चेक करते हैं सेकंड पार्ट क्या बोला गया है, द एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। अब देखिए अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इसके सराउंडिंग में क्या है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं, राइट। तो हमने क्या चेक करा कि हेलीकॉप्टर बेसिकली करता क्या है कि हवा के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, राइट। तो आप क्या कह सकते हो कि मान लीजिए ये यहाँ पे हवा है, राइट, और ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, तो ये क्या करेगा, ये इस हवा के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, एक्शन करेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि एक्शन किया हेलीकॉप्टर ने एयर के ऊपर, तो एयर भी आपका फोर्स अप्लाई करेगा हेलीकॉप्टर के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिएक्शन फोर्स ही कहते हैं। तो उसको मैं आर प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या है, दोनों प्रॉब्लम्स वो जो है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स ही हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर था, यहाँ पे क्रू है, तो बेसिकली इसका जो मास है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज हेलीकॉप्टर के अंदर क्रू भी बैठा हुआ है। अब देखिए ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स को आर प्राइम लिखा, बिकॉज ये रिएक्शन फोर्स और ये इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी, राइट। अब बिकॉज फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर को, अब क्रू के केस में रिएक्शन फोर्स कम। अब देखिए नीचे की डायरेक्शन में आपका क्या लग गया, mg लग गया, राइट, और ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लग गया। अब बेसिक सी बात है, ये एक्सीलेट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में ए एक्सीलेशन के साथ, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, सिमिलर तरीके से बनानी है। तो इनर्शियल से चेक कर रहे हैं ना पहले, तो ये इनर्शियल से, अब नॉन इनर्शियल से करोगे तो भी सेम चीज आएगी। सूडो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, M प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय एक्सीलेशन। तो वो आप इजीली करके देख सकते हो खुद से। हम इनर्शियल का एक बार देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा, आर प्राइम विल बी इक्वल टू, देखिए इसमें आपका स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका टोटल मास आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्सेलेरेशन प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली आपका टोटल जो रिएक्शन फोर्स है, या फिर फोर्स बाय द हेलीकॉप्टर ऑन टू द एयर, राइट, दैट्स व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन, राइट। द एक्शन ऑफ द रोटर ऑन द ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन टू द सराउंडिंग एयर, ये हमें बताना था। तो अब देखिए ये इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ आएगी, राइट, बिकॉज एक्शन तो नीचे करेंगे। अब आर प्राइम की वैल्यू आप यहां से चेक कर सकते हो इजीली कैलकुलेट करके, कितनी आएगी यहां से। आप जब कैलकुलेशन करोगे तो इट कम आउट टू बी 32500 एंड दिस विल बी इन न्यूटन। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है किसकी, रोटर ने कितना एक्शन किया कहां पे, एयर के ऊपर। अब इसका सी पार्ट बोला गया कि फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। तो ये भी क्या है, सेम ही तो है, जो फोर्स आपका लगाएगा रोटर एयर के ऊपर वही फोर्स आपका क्या लगाएगा, बिकॉज एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, राइट। तो आप कहोगे कि जितना फोर्स जो हेलीकॉप्टर के विंग्स हैं वो लगाएंगे एयर के ऊपर, उतना ही फोर्स एयर भी
हेलीकॉप्टर के विंग्स पे लगाया, बट ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी दोनों केसेस में, राइट। तो ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट और बेसिक सा यहाँ पे क्वेश्चन था, राइट। अब देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। यहाँ पे आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बेसिक सी बात है, मेरे को सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि शूडो फोर्स के कंसेप्ट से या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, राइट। उसमें आपको रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स की बात नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट फोर्सेज चेक करने हैं, उनकी डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि किस डायरेक्शन में निकालना है, उस डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेना है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 5.28। और ये जो एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड है, जहां पे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसकी हेल्प से क्या करना है, फोर्स को यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वाटर स्ट्रीम जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है एक पाइप के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि एक पाइप थी यहाँ पे, और इस पाइप से क्या कर रहा था, पानी फ्लो कर रहा था हॉरिजॉन्टली, और इसकी स्पीड आपको दी गई है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ इस डायरेक्शन में आपका पानी जा रहा था, ओके। और इसका जो एरिया है ना, जिस एरिया से पानी जा रहा है, ये एरिया भी आपको दिया हुआ, तो ये तो आपकी स्पीड आ गई। अब एरिया जो है वो भी आपको कितना दिया हुआ है, इट इज 10⁻² मीटर स्क्वायर, ओके। अब ये कहता है कि ये जो पानी पाइप से निकला ये एक वर्टिकल वॉल से हिट करता है, राइट। तो यहाँ पे ये एक आपकी वॉल हो जाती है, तो ये पानी जो है यहाँ से निकल रहा है और इसके ऊपर हिट कर रहा है, और ये रीबाउंस नहीं कर रहा। इट मीन्स पानी का वेलोसिटी जो है वो फाइनल आपका 0 हो जाता है, ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। तो ये बेसिक सा यहाँ पे सवाल है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर अज्यूमिंग दैट इट डू नॉट रीबाउंस। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपको न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज कम आउट टू बी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये क्या होता है, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बात आती है, देखिए वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, और यहाँ पे मास। तो आपको ऐसे लग रहा हो कि ना तो हमें पानी का मास पता है और ना यहाँ पे टाइम पता है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाए, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है माइंड में। तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है ना, उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस हम करते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं पानी का, जो कि डेल्टा टी में टाइम में आपका ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो देखिए डेल्टा टी टाइम में क्या होगा, डेल्टा टी टाइम इसमें कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक पानी की स्ट्रीम होगी जिसकी कुछ लेंथ होगी, और वो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, बिकॉज पानी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना डेल्टा टी टाइम में। तो इस पानी की स्ट्रीम की लेंथ होगी और इसका कुछ मास हो जाता है, राइट, डेल्टा एम। मास किसके इक्वल होता है। अब देखिए जहां पे एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया आपको पता है, राइट। तो यहां से वॉल्यूम आपको पता चल जाएगी ना, वॉल्यूम कितनी निकल के आई, ए वी डेल्टा टी। मास कैसे निकालते हो आप, मास निकालते हो आप, अगर आपको डेंसिटी अगर पता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, वॉल्यूम से, तो आपको मास पता चल जाएगा। अब बात की जाए डेंसिटी की, कि पानी की डेंसिटी होती क्या है। तो पानी की जो डेंसिटी है ना, बेसिकली उसमें होता क्या है कि आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी होती है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम आपका पानी होता है। अगर आप इसको ना चेंज करोगे ना किसमें, बिकॉज सारी यूनिट्स आपकी एमकेएस में, तो इसको भी एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा। सो रो वाटर विल बी इक्वल टू, अब 1 ग्राम में आपका कितना होता है, 10⁻³ होता है ना, 10⁻³ kg होता है। और सिमिलरली 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से आपका 10⁻² है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, और यहाँ पे क्यूब तो ये आपका मीटर क्यूब, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपकी डेंसिटी पानी की आ जाती है। अगर यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए डेल्टा एम आपको पता चल गया, या फिर डेल्टा एम को एम ही बोल दीजिए बिकॉज मास है ना ये। अब ये मास डेल्टा टी टाइम में क्या होगा कि ये डेल्टा टी टाइम में जाएगा, इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगा, इतना मास स्ट्राइक करेगा और ये रेस्ट में आ जाएगा, राइट। इट मींस डेल्टा एम आप यहाँ से देखोगे तो कितना है, सो दिस विल बी रो वाटर मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी ए वी डेल्टा टी, ओके। अब देखिए
सेम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करिए जरा। वी फाइनल आपका क्या है, ये है, वी फाइनल आपका 0 है, वी इनिशियल आपका ये है। तो इसमें आप क्या करोगे, एफ विल बी इक्वल टू, एफ में वैल्यू पुट करिए। अब देखिए डेल्टा टी यहाँ है, एक डेल्टा टी यहाँ है, तो डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या लिखोगे, रो वाटर मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मास की वैल्यू आपने पुट कर दी, वी फाइनल की वैल्यू 0 है और वी इनिशियल की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, आपको दी है 15। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये वी और ये आपका वी जो है वो सेम है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो आपकी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पे भी आपकी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी होगी, आप वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से देखिए रो वाटर आपका क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है, और एरिया 10⁻² है। सिमिलरली वेलोसिटी कितनी है, 15 है ना, राइट, ओके 15। सो 15 का आप स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ से अगर आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, इट कम्स आउट टू बी 2250 न्यूटन। काफी बेसिक सा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे आपको ना एक एलिमेंट लेना पड़ेगा कि डेल्टा टी टाइम में कितना पानी जो है वो रेस्ट में यहाँ पे जाता है, बिकॉज कितने पानी का वेलोसिटी चेंज होता है डेल्टा टी टाइम में। तो आपको एलिमेंट लेके ही इसको आप सोल्व करोगे तो ही इजी रहेगा, बिकॉज ना तो आपको पानी का मास पता है, ना फिर उसको आपको डेल्टा टी पता है कि कितना टाइम लेता है वो रेस्ट होने में। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, इनको आपको हमेशा सोल्व करना पड़ता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेके। एलिमेंट आपका वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, रेस्ट में जा रहा है, और उसकी हेल्प से फिर आप क्या है, फोर्स उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 5.29। और ये एक्सरसाइज काफी इजी है और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस से रिलेटेड है। इसमें बोला गया कि 10 सिक्के हमने क्या किए हैं, एक के ऊपर एक हमने एक स्टैकिंग किया हुआ है टेबल के ऊपर, राइट, और हर एक कॉइन का मास जो है वो m kg है, ओके। और हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है किसकी। यहाँ पे आप देखो कि हमने 10 सिक्के स्टैकिंग पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं, राइट। तो ये नीचे टेबल पे है और ये लास्ट कॉइन हो जाता है, राइट। तो आप काउंट कैसे करोगे, 1 2 3 4 ऐसे करके ये आपका 10th कॉइन हो जाता है। तो ऐसे काउंटिंग होगी आपकी, राइट। So the force on the 7th coin due to all coins above it। अब देखिए 7वें कॉइन की बात करें, डायरेक्शन भी बतानी है और फोर्स ऑन द 7th कॉइन। तो 7th कॉइन के ऊपर ऊपर वाले नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, राइट। तो ये आपका 7th कॉइन हो जाता है, और इसके ऊपर 8th आ गया, 9th आ गया और ये 10th आ गया। ये तीनों की तीनों फोर्स लगाएंगे, और नीचे की डायरेक्शन में कौन सा वाला फोर्स लगता है, mg लगता है, और तीनों का मास इक्वल है m। तो ये आपका 3mg हो जाता है, राइट। तो नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, 3mg, और सारे टेबल के ऊपर रेस्ट कंडीशन में है, तो और कोई दूसरा फोर्स लग ही नहीं सकता, शूडो फोर्स वगैरह कोई नहीं लगेगा, बिकॉज मोशन में है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं, राइट। तो नीचे की डायरेक्शन में 3mg आपका लग गया, राइट। अब बात करते हैं बी पार्ट की, कि बी में क्या बोला। बी में बोला गया कि नेट फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन, राइट। तो बेसिक सी बात है, देखिए 8th कॉइन जो है वो कितना फोर्स लगाएगा वो हमें चेक करना है। तो देखिए 8th के ऊपर फोर्स लग रहा है और 9th के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, तो हमें बताना है कि 8th कितना लगाएगा। तो 8th तो लगाएगा तो उतना ही ना, बिकॉज इस 8th के ऊपर भी वेट रखे हुए हैं। तो इस केस में भी आपका F कितना हो जाएगा, 3mg ही होगा, बिकॉज 8th कॉइन ही तो फोर्स लगा रहा है 7th के ऊपर, और 8th इसीलिए लगा रहा है बिकॉज इसके ऊपर वेट भी रखा हुआ है। तो टोटल वेट हमेशा आप कंसीडर करोगे कितना, 3m, न कि ओनली इसकी वजह से, राइट, बिकॉज 8 भी तो एक्सपीरियंस कर रहा है ना ऊपर से फोर्स, तो ट्रांसफर होता है फोर्स, तो ये वाले फोर्स भी यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। तो टोटल जो ये 8th की जो सरफेस इसके ऊपर लगाएगी वो आपका 3mg ही होने वाला है। आगे सी पार्ट इसका बोला गया कि रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन, राइट। तो हमें बताना है 6th कॉइन और 7th। तो यहाँ पे जो बात थी 7th के ऊपर, अब 6th के ऊपर 7th लगाएगा तो उस केस में कितना हो जाएगा, उस केस में 4m हो जाएगा आपका। तो F विल बी इक्वल टू 4mg। 4m क्यों, बिकॉज 6th के ऊपर 7th फोर्स लगाएगा तो 8th 9th और 10th कितने कॉइन हो गए, 4 कॉइन हो गए, और सबका मास सेम दिया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, और यहाँ पे आपको क्या बताना था, कितना फोर्स वहां पे लग रहा है। अब बिकॉज यहाँ पे देखिए सारे मासेस जो है आपके वो किस कंडीशन में है,
रेस्ट कंडीशन में। तो सारे केसेस में अगर आप एफ नेट की बात करोगे ना तो आपका 0 आएगा, बिकॉज अब देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, इट मीन्स उसके ऊपर टोटल फोर्स, नेट फोर्स जो है वो आपका 0 है। इट मीन्स ये फोर्स जितना इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही फोर्स जो है ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा, राइट। लेकिन हमें ये बताना था कि बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, राइट। तो आपको पता है ना कि 3 mg और ये वाला रिएक्शन फोर्स भी इसके ऊपर लगेगा, और रिएक्शन फोर्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 3 mg के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो रेस्ट में है, राइट। बट हमें तो एक्शन बताना था ना कितना लग रहा है, तो एक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 mg के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका बेसिक सा सवाल है। बट एफ नेट आपका 0 है बिकॉज ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज कॉइन्स आर एट रेस्ट, राइट। तो ये थोड़ा सिंपल है, और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि फोर्स आप 0 बताओगे या फिर कुछ वैल्यू आप बताओगे। तो एफ नेट बेसिकली 0 है, बट नीचे की डायरेक्शन में फोर्स अगर पूछा जाए इट मीन्स वो एक्शन फोर्स पूछ रहा है। और एक्शन फोर्स क्या होगा इस केस में, ऊपर के जितने भी मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे नीचे वाले कॉइन के ऊपर। सो दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल टू 3 mg, एंड 6th कॉइन के लिए 4 mg आपका यहाँ पे हो जाता है, राइट। तो काफी बेसिक और सिंपल सा सवाल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 5.30, और ये जो एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है जब आप इसको सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। इसमें क्या बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है वो एक सर्कुलर टर्न आपका लेती है हवा में। तो आपको पता है कि एरोप्लेन जब टर्न लेती है तो वो क्या करती है, खुद को थोड़ा सा टिल्ट कर लेती है किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, और वो एक सर्कुलर पाथ को यहाँ पे कवर करती है, राइट, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। तो इसमें कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कि ये एरोप्लेन है, ये ना हॉरिजॉन्टल से ना 15 डिग्री के एंगल पे खुद को क्या करती है, टिल्ट करती है। तो हमेशा ध्यान रखना जो एंगल दिया गया है ना वो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से वाला एंगल देना है। तो हो सकता है बहुत बार क्या कर देते हैं कि इस एंगल को हम ना ये वाला कंसिडर कर लेते हैं, वर्टिकल से कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो बेसिक सी बात है, जो एंगल है ना वो आपका वर्टिकल से नहीं लोगे, आप हॉरिजॉन्टल से लोगे, बिकॉज 0 डिग्री एरोप्लेन का कब एंगल होगा, जब यूं होगी। लेकिन 15 डिग्री पे कुछ ऐसे हो जाएगी तो इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है, राइट। ओके, 15 डिग्री के एंगल पे एरोप्लेन कुछ टर्न ले रही है और एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करती है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ यूं मोशन हो रहा है, यूं करके यूं, और इसकी कुछ रेडियस होगी, राइट। और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आपको दी गई है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। और इसका मास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ओनली बोला गया कि 15 डिग्री से टिल्ट इसको करा गया, राइट। अब पूछा गया कि इसकी रेडियस क्या होगी इस लूप की, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें कि किस किस तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं इस एरोप्लेन के ऊपर, तो उसको सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे डायग्राम बना के। अब देखिए ये आपका एरोप्लेन हो गया। अब एरोप्लेन के विंग्स के नीचे क्या होती है, एयर होती है। इट मीन्स एयर मोलिक्यूल्स जो है वो कुछ फोर्स लगाएंगे एरोप्लेन के ऊपर, और उसको हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं वो आपका नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी चीज आती है यहाँ पे, देखिए कि मास इसका कुछ होगा लेकिन दिया नहीं हुआ। मान लीजिए मास m है तो m इंटू जी नीचे की डायरेक्शन में लगे। अब देखिए क्या इसके अलावा कोई और फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट है, बिकॉज अगर एरोप्लेन को आप हवा में कंसिडर करते हो तो एयर की वजह से फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल ही होता है। और क्वेश्चन में भी कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं दी गई है कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका इतना है, इतना, राइट। तो इट मीन्स फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ओनली फोर्स आपके 2 ही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आपको बैलेंस क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको सबसे पहले बैलेंस करना है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस एरोप्लेन के इस पर्टिकुलर प्लेन में। इट मीन्स अगर मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। उसकी वैल्यू कितनी होती है, mv² डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द लूप, कि कितनी रेडियस में आपको उस लूप को करना है। mv² डिवाइडेड बाई r आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। अब बात करी हमने एंगल की, तो देखिए एंगल की हमने बात करी कि ये एंगल क्या था, थीटा था, थीटा की वैल्यू 15 दी हुई है। अब देखिए एक वर्टिकल भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बिकॉज देखिए mg है उसको भी बैलेंस करना है ना हमें। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल ये और ये 90 है, इट मीन्स ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 है, तो इट मीन्स ये जो एंगल है ये और ये भी आपका 90 है। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा,
कि ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा एंगल, और इसका ये कंपोनेंट लोगे तो ये n cos ऑफ थीटा आ गया, और अगर आप ये वाला कंपोनेंट लोगे तो ये क्या आ गया, n sin थीटा का कंपोनेंट यहाँ पे निकल के आता है। इट मींस आपने बैलेंस कर लिया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को और mg को यूजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ योर नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको बैलेंस कंडीशन में हमें चेक करना पड़ेगा, और इक्वेशंस चेक करते हैं यहाँ पे कैसे आती है। सबसे पहली बात तो है कि mv² डिवाइडेड बाई r जो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू n साइन ऑफ थीटा, और n cos ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाता है, mg के इक्वल हो जाता है। अब देखिए हमें प्रॉब्लम में मास नहीं दिया हुआ था, राइट। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी आपको नहीं पता है, लेकिन आपको r की वैल्यू निकालनी है। दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बिकॉज देखिए मास से मास कैंसिल हो सकता है, राइट। नॉर्मल रिएक्शन से नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो सकता है। तो आप क्या कहोगे कि tan ऑफ थीटा है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड किया tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे mv² डिवाइडेड बाई r है, तो ये आपका हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई r, और यहाँ पे g आपका आ जाता है, राइट। आपको क्या चाहिए, r चाहिए, तो r विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाता है v² डिवाइडेड बाई tan थीटा इंटू g, राइट। अब tan थीटा क्या है, 15 डिग्री है, थीटा आपका 15 है ना, तो tan थीटा की वैल्यू निकल सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कंफ्यूजन किसका नहीं होना चाहिए, v का, कि v किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में आप इसको चेंज कर लीजिए। v की वैल्यू कितनी है, 720 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड होते हैं ना एक घंटे में, तो ये आपकी मीटर पर सेकंड में आ गई। ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और tan थीटा आप देख लीजिएगा कितना आता है कैलकुलेटर से। r आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और r जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो r की वैल्यू आती कितनी है, r विल कम आउट टू बी 14931 मीटर, राइट। तो ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस तरीके से फोर्सेस को बैलेंस करना है। आपको ध्यान रखना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सबसे पहले बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद दूसरे फोर्सेस को आप चेक करोगे, राइट। दूसरी चीज इसमें क्या कंफ्यूजन है, एंगल का कंफ्यूजन आ सकता है कि कौन सा एंगल क्या है, राइट। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये एंगल थीटा हो गया, अब ये और ये परपेंडिकुलर, इट मींस ये 90 माइनस थीटा हो गया ये वाला एंगल, ये नॉर्मल और ये इसके नॉर्मल है ना सरफेस के, तो दैट्स व्हाई दिस इज 90, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी थीटा। तो ये आपका n cos ऑफ थीटा गया, ये आपका n sin ऑफ थीटा गया। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कि एंगल कौन सा वाला कंसीडर करें, राइट, और कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करा जाए, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी आप कहोगे कि इजी प्रॉब्लम थी, बस आपको ध्यान थोड़ा इसके अंदर रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, राइट।